हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 1 से लेकर 75 तक हम लोग बेसिक देखते जाएंगे कि कहाँ हमको कुछ याद करना है पॉइंट्स। जैसे जितने वीडियोस हैं वो केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो यहाँ हम लोग केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते जाएंगे। जैसे हम लोग बात करें कि सेक्शन 6 जो है वो ये बोलता है कि जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो हर जगह हर सेक्शंस पर अप्लाइड होंगे आईपीसी में कहीं पर भी। फिर जैसे हम बात करें सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस की बात करता है, मतलब इंडिया से बाहर जो ऑफेंस होते हैं उसके बारे में बात करता है। और अपन ने ये भी देखा था एक सेक्शन का, इसका सबसेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर रिसोर्सेज से विदेश से करे गए भारत में अपराध के बारे में डिस्कशन करता है। इसके बाद अपन बात करें सेक्शन 7 की, तो सेक्शन 7 में एक मैगज़ीम है जो हमको याद करना होती है। ये बात मैगज़ीम है एक्सप्रेसियो यूनिस ईस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ का एक बार कहीं डिस्क्राइब कर दिया गया है उसका आगे भी वैसे ही उसको एक्सक्लूड रखा जाएगा और वैसे ही माना जाएगा। अगर एक बार किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया है तो आगे भी उसको वैसे ही एक्सक्लूड रखा जाएगा ना। सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 5 बोलता है कि ये कुछ जगह पर अप्लाइड नहीं होगा। जो आईपीसी है सर्टेन लॉज पर अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम देखें कि जो सेक्शन 41 और 42 जो स्पेशल लॉ हैं, स्पेशल लॉ, उसके बाद हम बात करें 42 पे लोकल लॉ। फिर हम बात करें कुछ आर्मी के एक्ट जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जहाँ पर कोर्ट मार्शल वगैरह होता है डन, उन पे ये आईपीसी अप्लाइड नहीं होता है ना। आगे हम लोग बात करें सेक्शन 25 में, अगर हम लोग फ्रॉडुलेंटली की बात करें, फ्रॉडुलेंटली, तो फ्रॉडुलेंटली कब होगा? फ्रॉडुलेंटली तब होगा जब वहाँ पर इंटेंशन हो। किस चीज़ का इंटेंशन हो? इंटेंशन टू फ्रॉड, क्लियर, धोखा देने का वो हो। किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को कंसील किया गया हो, किसी फैक्ट को कंसील किया गया हो और जिससे कोई एक्सपेक्टेशन है कि लॉस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सेक्शन 25 में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कमिट हुई। वैसे ही हम बात करें सेक्शन 28 की, इधर ही देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 28 की अगर हम लोग बात करें 28 पे, तो यहाँ हम बात करते हैं काउंटरफीट, COUNTERFIET, काउंटरफीट। तो काउंटरफीट की अगर हम बात करें तो काउंटरफीट बात करता है FEIT आएगा, सॉरी FEIT आएगा काउंटरफीट। काउंटरफीट बोलता है कि अगर कोई चीज़ रिजेंबल कर रही है, रिजेंबल उस रूप में दिख रही है, दूसरे के सदृश्य है, सदृश्य है, या तो उसको बनाने की कोशिश करी गई है या उसके जैसा दिखाने की कोशिश करी गई है, जिससे कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया जा सके और इसी के थ्रू किसी व्यक्ति को ये बोल सकते हैं हम कि वो आशय हो कि उससे वो व्यक्ति थोड़ा सा उसको रिजेंबलिंग में ऐसा लगे कि वो चीज़ ओरिजिनल है, तो हम इसको बोलेंगे कि वहाँ पे काउंटरफीट किया गया है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स पे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 11 जो है जिसके अंदर पर्सन बताया गया है, 11 में जहाँ पर्सन बताया गया है तो पर्सन में कंपनी और इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर
इंक्लूड करी गई हैं पर्सन वर्ड के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मूर्ति एक पर्सन है? क्या मूर्ति एक पर्सन है? तो मूर्ति एक व्यक्ति है और संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए भी सक्षम है, ठीक है ना। आगे हम बात करें सेक्शन 19 पे। 19 पे बताया गया है जज के बारे में। तो जज के बारे में, जज कौन है? तो जज, जो कि हम बात करें कि जो जज है या कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या फिर हम बात कर लें कि वो व्यक्ति जिसको एविडेंस लेने के लिए अथॉराइज्ड किया गया है, ठीक है। उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है जिसको विधिक प्रक्रिया में या फिर मतलब सिविल प्रक्रिया में या फिर क्रिमिनल प्रक्रिया में जजमेंट के राइट है, जजमेंट सुनाने के, जजमेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के उसको राइट हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ व्यक्ति जज है। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में है कि वो उसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या आएगा, एक जज आएगा, जज का जो निकाय है वो आ जाएगा और उससे जितने भी कार्य होंगे वो सब भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही आएंगे। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी का है। एक सिंपल सी चीज़ है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ये पेन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट ये मूवेबल है, यहाँ से यहाँ उठ गया, यहाँ से यहाँ उठ गया, डन। अगर हम बात करें कि हमारी कार, तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। फिर टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है ना। अगर मैं बात करूँ ये पेन अगर प्रॉपर्टी है तो अगर मैं इसको टच कर पा रहा हूँ तो ये टेंजिबल है, मतलब हर वो चीज़ जिसको मैं टच कर पाऊँ वो टेंजिबल है, जिसको टच नहीं कर पाऊँ वो इंटेंजिबल है। जैसे राइट्स, क्या मैं कॉपीराइट को टच कर सकता हूँ? नहीं। कॉपीराइट के सर्टिफिकेट को टच कर सकता हूँ बट कॉपीराइट को टच नहीं कर सकता हूँ मैं, क्लियर। वो इंटेंजिबल है, वो केवल राइट्स है। फिर हम बात करें सेक्शन 34 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है और सेक्शन 34 में हमने गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा 1869 का जो केस है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करा था, गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह में हम लोगों ने बात करी थी कि सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन, इनमें डिफरेंस बताया है। रामनाथ वर्सेस एमपी की बात करी थी, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद। पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद के केस में भी सेम चीज़ बताई गई थी जो कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर में बताई गई थी कि कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन और सेम इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है। नाउ अगर हम बात करें जे.एम. देसाई केस, देखिए जे.एम. देसाई केस अगर हम बात करें, अगर हम लोग 34 की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 34 में अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हमने बात करा था कि फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, हमने बात करी थी कि फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसा किसने बोला था हमको? ये हमको बात करी गई थी पांडे जी के केस में, ठीक है। पांडे जी का जो केस था हमारा, क्या केस था पांडे जी का हमारा? पांडे जी का जो केस था, उस पांडे जी के केस में हमको ये बोला गया था कि ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें हमको बोला गया था कि व्यक्ति प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ ऋषिदेव पांडे जो था, ऋषिदेव पांडे, इसके केस में बोला गया था कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। उसके बाद जे.एम. देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो जे.एम. देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में बोला गया था कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, क्लियर। कोई दूर से भी अगर फ़ोन पे भी बात कर रहा है और वो साथ में है, उसका इंटेंशन सेम है, तो भी वो व्यक्ति या जैसे अपन बात करें कि जो अपन ने देखा था बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में, वहाँ पर 34 लगा था और वो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, फिजिकल प्रेजेंस थी वहाँ पर, बाकी दूर थी फिजिकल प्रेजेंस, तो उसको भी सेक्शन 34 में इंक्लूड किया जाता है। नाउ आगे हम लोग बात करें तो इसी में हम लोगों ने बी.एम. दौना वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस भी देख सकते हैं। बी.एम. दौना वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस भी सिमिलर ग्राउंड्स पे ही है। कृष्णा वर्सेस महाराष्ट्र का केस है। नाउ
सेक्शन 34 और 149 में हम लोग ये डिफरेंस भी बता सकते हैं कि सेक्शन 149 में 5 व्यक्तियों की ज़रूरत मिनिमम होती है, जबकि 34 में केवल 1 से ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए। फिर हम लोगों ने 35 से लेकर 38 तक का भी देख लिया है, और मुझे अब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पर कि हमको कुछ और देखना बाकी है। नाउ सेक्शन 44 में जो इंजरी की हम लोगों ने बात करी है, तो वहाँ पर अगर कोई बॉडी पर इंजरी होती है, या हम बात करें कोई मेंटल इंजरी है, या हम बात करें कोई गुडविल की इंजरी है, या हम बात करें कोई प्रॉपर्टी की इंजरी है, तो ये सभी इंजरीज जो रहेंगी वो इंक्लूड होंगी। नाउ सेक्शन 54 पे हम लोग एक बात और कर लेते हैं। 54 मतलब आता है जो हमारा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ आता है। ये कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ जो है ये रिलेटेड करता है 432 और 433 ऑफ CRPC। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, 432 जो 54 है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो वो CRPC के 432 और 433 के साथ मिलकर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात करता है ना। तो हम लोगों ने ये 73 तक का अगर हमारा कुछ बच भी गया था तो हम लोगों ने कर लिया है ना। अब हम देखेंगे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो प्लीज़ कानून वाला को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।